अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद हुकूमत अब मजीद बदनीयती और आइन की धज्जियां बिखेरने पर उतर आई है। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब ये हुकूमत बदमाशी और ताकत के जोर पर आइन की कौन सी धज्जियां बिखेरेगी और किस तरह से आइन से गद्दारी करेगी, आइए पहले काशिफ अली अब्बासी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये जो जैसा मैंने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बड़क मारे, क्या तो ग्लव्स ही उतर आए हैं। ऐसा लगता है कि अब सरेआम ये काम होगा कि हाँ जी बस नहीं मानते, हाँ जी बस नहीं होगा, हाँ जी बस नहीं करते, कर लो जो करना, क्योंकि ताकत हमारे पास है, क्योंकि हम ताकतवर हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते हैं। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज रन। मुल्कों के अंदर एक निजाम होता है, यहाँ पे एक आइन है, एक कानून है, एक सुप्रीम कोर्ट है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई अमल दरामद नहीं होगा? क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा कि जी हमने ये करना था, हमने ये सीटें उसको दिलवाई, आपने क्योंकि वापस ली, क्योंकि हमें लगता है कि आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, हमें ये लगता है कि आप आइन से तजावुज कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि आपका फैसला गलत है, इसलिए हम ही अब ये फैसला करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के आगे एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है जो ये फैसला करती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या नहीं और उस पर अमल होना चाहिए कि नहीं। तो ये तो टकराव की तरफ जा रहा है निजाम सारा। जी, एक तो पहले आपने कहा ना कि क्या मुल्क कैसे चलते हैं, फिर मुल्क भी नहीं चलता ना ऐसे, और चल भी नहीं रहा। 76 साल के बाद जहां हम खड़े हैं तो वो तो उसमें कहीं से उस चीज का तासुर नहीं है कि ये मुल्क बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरता रहा है और उसका फायदा पाकिस्तान के अवाम जो है 24-25 करोड़ अवाम को आज उसका भरपूर फायदा हो रहा है, जैसे दूसरे महजब मुल्क क्या हमारे अपने रीजन में जैसे मुल्क होते हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तो बिल्कुल हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर मुनीब ये डिस्क्लोज कर रहे हैं सोर्सेज जो भी उनके हैं और बड़े यकीन के साथ वो बता, तो यकीनन मैं उनकी बात को एग्री करूंगा कि जी ये ऐसा फैसला हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम मुनीब अगेन बेहद एहतराम के साथ हम गलत को गलत तो कह सकते हैं, या वो भी नहीं कहेंगे कि जी हो गया, वो माइट इज़ राइट और फिर हम उसके साथ बह जाएं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो गलत कैसे है। गलत तो मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें पीछे जाएं 6 महीने इलेक्शन के प्रोसेस से पहले और जो इस फैसले में भी है, इस फैसले में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना, मेरा ख्याल है 11 जजेस ने तो ये कहा है कि इलेक्शन कमिशन ने गलत इंटरप्रेट किया। ये बिल्कुल क्लियर वाज़ेह अल्फाज में कहा है। ये तो वैसे पूरे सुप्रीम कोर्ट का ख्याल है कि इलेक्शन कमिशन ने गलत इंटरप्रेट किया। अच्छा, अब जब दो जजेस ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद को डिसमिस करते हैं, बाकी सारों का कमोबेश फैसला गिव और टेक एक जैसा था। नहीं काशिफ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं सुन्नी इत्तेहाद की बात तक तो आ ही नहीं रहा, आऊंगा। लेकिन पहली चीज ये है कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मिनॉरिटी फैसले में शामिल हैं, 5 के लोगों में शामिल हैं, जजेस में शामिल हैं, तो फिर जब इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया तो फिर इलेक्शन की हैसियत क्या रह जाती है? फरवरी 8 के इलेक्शन की उसकी क्या हैसियत रह जाती है? आप ये कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था कि आप उनको इंडिपेंडेंट ट्रीट करें और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। तो इलेक्शन कमीशन का जो पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट पीटीआई, फॉरगेट अबाउट पीएमएलएन, इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे बेसिस पर इलेक्शन करवाया जिसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आपने उस हद तक दीवार के साथ लगाया जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमारे 13 जनवरी के फैसले में तो था ही नहीं। तो इसका मतलब इलेक्शन का जो सर वो किसी और फैसले में था, वो ओपन हो जाता है। वो मैंने जैसे पहले कहा, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अब नजर आ रहा है कि कोई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़कर ये फैसला करता है कि फैसले ठीक हैं या गलत हैं, तो पीएमएलएन अमल होना है या नहीं होना। आपने 2 सूबों के इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह का काम देखा कि किसी और ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि इलेक्शन कराओ और 14 मई की तारीख दी है कि इसके अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम अब आइन की तशरीह इस तरह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता नहीं है, वो गलत कर रहे हैं, हम बताएंगे कि इलेक्शन कब होने से। पाकिस्तान में तो ये बड़ी पुरानी रीत चल रही है, ये को आज की रीत नहीं है, ये पिछले आपने सही कहा 76 साल की रीत यही है। लेकिन क्या इससे निजाम टकराव की तरफ जाएगा? देखिए, अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उसमें कंटेम्प्ट जाएगी। कंटेम्प्ट में इदारे को यानी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर का पाकिस्तान कहेगा नहीं करता जी, जाहिर है उनको भी कोई फूक चढ़ेगी तो कहेंगे हम नहीं करते। मसाइल तो बढ़ेंगे, टकराव की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी इन हालात में क्या टकराव का मुतहम्मिल हो सकता है? अभी आपको मैं फिच की तरफ भी लेकर आता हूं कि उन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट जी आधा और जो कुछ भी होगा उसका जुबैर साहब पहले आप, फिर मैं मुनीब साहब की तरफ आता हूं। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि मुनीब ने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें इलेक्शन कमीशन और स्पीकर नेशनल असेंबली का भी जिक्र किया था कि वो सब मिल के इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा क्या हथियार है
except for issuing contempt notices کیا ہتھیار ہے کہ وہ اس کو عمل درآمد کرا لے, which means کہ it is a state without any governance system, without any constitution, without anything. It will become like fiefdoms کہ جی جس کی جو مرضی ہے وہ اپنا حصہ میں might is right کے بیسس پر ہے نا. اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی کہتا ہے میں نہیں امپلیمنٹ کروں گا تو سپریم کورٹ کر کہہ سکتا ہے. سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی فزیکل پاور نہیں ہے کہ جو وہ اپنے فیصلوں کو, اگر ہم یہاں پہنچ چکے ہیں وہاں سے شروع ہو کے مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہو کے اور یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ بالکل بے بس اور لاچار ہے, تو مجھے آپ بتائیں ایک کام پاکستانی کے لیے کسی بھی کورٹ میں دستخط کھٹکھٹانا جا کے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور میں انصاف مانگتا ہوں, تو وہ تو مل ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر کورٹس فیصلہ بھی کرتے ہیں اور اگر حکومت وقت کہے کہ جی میں نہیں اس پر عمل درآمد کروں گا تو there is nothing that can happen. کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں آپ سے اتفاق This is the worst of the worst that we have seen. یہ لو ہے. The worst of the worst that we have seen even by our own standards. کہ اور آپ نے جو 90 days الیکشن کا ذکر کیا تھا اگین وہ تھا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سکسیسفلی ہم نے عبور کر لیا. لیکن اس میں آپ کو میں ایک فرق بتاؤں زبیر صاحب, اس سے پہلے جب بھی انٹرونشنز ہوئی, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, جب بھی ہوا, اس دفعہ سیاسی جماعتیں اپنا کندھا دے رہی ہیں, جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. اگر اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اس چیز کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ کیونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور کوئی نہیں چاہتا عمل درآمد اور ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر سیاستدان اب اس میں برابر کے شامل ہیں. وہ تقریریں نہیں کر سکیں گے آگے جا کے, جو میاں نواز شریف صاحب, بلاول صاحب بڑے چیخ کے یہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں اور یہ دیکھیں آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ووٹ کو عزت دلانی ہے. یہ عمران خان صاحب فورسیبل فیوچر میں یعنی آگے مستقبل قریب میں باہر آتے نظر نہیں آ رہے. پھر یہ بھی کہہ رہا ہے اس کی پیشن کو یہ بھی ہے کہ 18 مہینے حکومت چلے گی, اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا. ایک اور کام وہ کہہ تو رہے ہیں ہو جائے گا لیکن غیر آئینی ہے. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش آپ کے آئین میں موجود نہیں ہے. سو یہ فچ کو کیا ہو گیا ایک دم کہ وہ غیر آئینی چیزوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا جی. اور ان کو کیسے پتا کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے؟ تین میجر ریٹنگ کمپنیز ہیں جن کی طرف ساری دنیا دیکھتی ہے, گلوبل فنڈز دیکھتے ہیں, ہر ایک ان سے دیکھتا ہے ان کے اسیسمنٹ کو دیکھ کے, چاہے انویسٹ کرنے کا ہو یا کچھ اور. ایک موڈیز ہے, دوسرا S&P ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے, تیسرا فچ ہے. اب یہ میرا خیال ہے اپنی حدود سے یہ کہہ سکتے ہیں, اپنی حدود سے باہر جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 18 مہینے میں یہ حکومت چلی جائے گی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ہیو کم ٹو دس کنکلوژن. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ابھی اندر بن رہے ہیں, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا, یہ بھی کہا. عمران خان ان قریب باہر بھی نہیں آتے نظر آ رہے, یہ بھی کہا. ان کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے, یہ بھی کہا. اب یہ جو وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں, نیگیٹو افیکٹ ہوگا آن اے سیریس نوٹ. بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے جب ریٹنگ کمپنی دنیا کی جو بہترین 3 ریٹنگ کمپنیز ہیں اس میں سے ایک یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی سیاسی ماحول ایسا ہے کہ انسٹیبلٹی رہے گی. دیٹس واٹ دا باٹم لائن ہے. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ایک بڑی ریٹنگ ایجنسی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی میعاد جو ہے 5 سال نہیں چلے گی, 18 مہینے چلے گی, تو who will take a position in Pakistan from an investment standpoint. So اس کا مطلب ہے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سو ساری چیزیں جو ہیں گڑبڑ ہی رہیں گی. ٹھیک سر, میں منیب میرے ساتھ آگے, ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. منیب یہ کہتے ہیں مستقبل قریب میں عمران خان زیر حراست رہیں گے. یہ فچ نے تو کہا ہے لیکن ہم سارے بھی یہ فورکاسٹ تو کرتے ہیں کہ خان صاحب کا باہر آنا اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ ابھی تک سائیں راضی نہیں ہے باہر آنے کے لیے. 18 مہینے کی حکومت, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ, ڈو یو سی دس گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن آلسو, اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھائی صاحب میں اگین دیکھیے, اب یہ جو بات میں نے کل آج بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور 1-2 دن پہلے جب یہ خبر میں نے دی تو یہ کوئی تجزیاتی بات تو نہیں تھی, یہ تو خبر ہے جو میں نے دی, اور فرینکلی میں اب بھی اس چیز کو بحیثیت خبر ہی سمجھ رہا ہوں اور خبر کے طور پر ہی سامنے ہر ایک آپ کے سامنے بھی میں نے عرض کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل درست ہے اور زبیر صاحب نے اس کی حال میں ٹھیک, ان کی بھی ٹھیک ہے, یہ درست نشاندہی ہے. واقعی نہیں آئے گی عمران خان صاحب کو, وہ باہر نہیں آئیں گے کیونکہ اور بہت سے کیسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. دیکھیے میرا تو بالکل دل نہیں کرتا کہ کوئی سیاستدان جیل میں اس طرح رہے اور کیسز جس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ جس طرح سے ہوئے ہیں وہ بھی ٹریوسٹی آف جسٹس ہے. بٹ دین اگین ہم یہاں موجود ہیں اور جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آئیں گے, نئے کیسز بھی اور بنیں گے. تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو وہ لنک کر دیا گیا ہے قومی سلامتی کے ساتھ. اب ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں جہاں پر شہید بی بی کو سیکورٹی رسک قرار دیا گیا. میاں نواز شریف نے بہت کچھ دیکھا بحیثیت سیاستدان, لیکن پھر وہ ان کی واپسی ہوئی. فی الحال عمران خان صاحب کی واپسی ایسی نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ مثالیں جہاں پر بات ہم کرتے ہیں یا جہاں بات لیکن منیب صاحب یہ قومی سلامتی ہے کیا میں قومی سلامتی ہوں؟ قائد صاحب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں قومی سلامتی ہوں اور یہ نہیں چل سکتا.
इस मुल्क में सारे फैसले सियासी रहे हैं। ये जितने फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं, they were all political choices। ये कहना कि ये कौमी सलामती का मसला नहीं है। कायद साहब एक बात है कि आपको मुझसे कई ज्यादा अरसा गुजर चुका है जर्नलिज्म में, आप डेफिनेशन ढूंढ पाए हैं कौमी सलामती की? तो सर मैं कितु लाभ लेनी है ये तो मैंने डेफिनेशन ढूंढ ली है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कौमी सलामती की। कौमी सलामती की तारीफ पाकिस्तान में यह है कि जिस शख्स को परसोना नॉन ग्राटा यानी डिक्लेयर करना हो, कुछ किसी से जान छुड़ानी हो, किसी को बाहर निकालना हो, किसी या तो उसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता है या उसको कौमी सलामती का मसला करार दे दिया जाता है। और ये क्योंकि ऐसे मामलात वो लोग डिसाइड करते हैं जिनके सामने कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर ताकतवर लोग हैं। तो इसलिए ये कौमी सलाम यही चीज़ बिकती आ रही है पिछले 76 साल से। जब देखा कि यार ये रुकना चाहिए, ये नहीं होगा कि कौमी सलामती का मसला है, कौमी सलामती का मसला नहीं, किसी को मसला है वो कौमी सलामती का काम डिक्लेयर कर देते हैं। नाज़रीन, हम सब ने देखा कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसमें से 13 जजेस में से 11 जजेस ने इस बात का एतराफ किया। इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के साथ किया है उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है। इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की और आइन की वायलेशन की। 13 जजेस में से 8 जजेस ने यह फैसला किया कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलनी चाहिए और इस पर सिर्फ पीटीआई का ही हक है और पीटीआई को बतौर पार्टी इनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलनी ही चाहिए। अब नाज़रीन, इस पर बहुत ज्यादा बहस भी हो चुकी है। अब नूली को यह तकलीफ है कि हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली कि पीटीआई को किसी न किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। पीटीआई का मैंडेट तो चोरी कर ही चुके थे, लेकिन अब पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी छीनना चाहते थे। नूली के किए किराए पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया और इंसाफ कर दिया। नाज़रीन, अब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को इस बात का गुस्सा है कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें इंसाफ के मुताबिक और कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वापस क्यों की। अब जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों ने यह फैसला कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों के पास ताकत है। ये जुल्मों पर बरियत करना भी जानते हैं और आइन की वायलेशन ये पहले भी कर चुके हैं। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए, पीटीआई पर जोर जबरदस्ती से जुल्म जबर के जरिए इनसे इनकी मखसूस नशिस्तें वापस छीन ली जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखा जाए। नाज़रीन, अब नूली ये हिकमत अमली बना रही है कि माइट इज राइट, चूंकि हमारे पास हुकूमत है तो हम जो फैसला करेंगे वो सबको मानना ही होगा। इस वक्त तमाम ताकतवर लोग और इशराफिया हमारे साथ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट इंसाफ क्यों ना कर ले। रियासती मशीनरी और तमाम रियासती इदारे हमारे साथ हैं। पहले ही अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है और अवाम हमें पसंद नहीं करती, लिहाजा अगर हम मजीद कानून आइन की धज्जियां बिखेरेंगे, मजीद इंसाफ की धज्जियां बिखेरेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। लिहाजा मुबैना तौर पर अब यह हुकूमत बदमाशी पर उतर आई है और अब इनका यह फैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। अब बल्कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपना फैसला जारी करेगी, यानी अपर सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनकर ये फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चाहे इन पर तौहीन अदालत का केस करे, कुछ भी करे, लेकिन हम बदमाशी करेंगे, जुल्म सितम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के वो मौजूद जजेस जो डट कर खड़े हुए इंसाफ के लिए, उन पर हम जुल्म जबर करके अपनी बात मनवाएंगे। नाज़रीन, अगर ये खबर सच्ची है और हुकूमत ने ऐसा करने का सोच ही लिया है तो मुल्क में मजीद सियासी और मुआशी बहरान और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। नाज़रीन, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहना शुरू हो गया है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और इमरान खान पर पाबंदी लगाने पर तशवीश है, मजीद अब IF में बर्स देने जा रहा है, तो खुद अंदाजा लगाएं जब इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाए जाएंगे और खुल्लम खुल्ला कानून आइन की इस तरह से धज्जियां बिखेरी जाएंगी, इंसानी बुनियादी हुकूक की वायलेशन की जाएगी, तो पूरी दुनिया किस तरह से पाकिस्तान पर यकीन करेगी और किस तरह से पाकिस्तान को कर्जे देगी। पाकिस्तान की मैशियत पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी है, मजीद ऐसी हरकतें करके सिर्फ मुल्क और कौम का नुकसान होगा। ये इशराफिया और एलीट क्लास तो पहले ही अरबों डॉलर्स लूट कर इस मुल्क का बाहर जमा कर चुकी है, ये तो फिर बाहर भाग जाएंगे, लेकिन भुगतना आवाम को पड़ेगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।